हेलो बच्चों। होप आप लोग सब बढ़िया कर रहे होंगे इनकम टैक्स में, और मेरी वीडियोस भी समझ में आ रही होंगी। बिकॉज़ आप लोगों को समझ में आएंगी तभी मेरा वीडियो बनाना भी कारगर साबित होगा ना। तो आज हम नेक्स्ट वर्क करने जा रहे हैं मोटर कार, जिसकी मैंने एक आपको यूट्यूब वीडियो भी भेजी थी। अब हम बुक से हम भी एक बार इसे रिवाइज़ कर लेते हैं। ओके। मोटर कार एक ऐसा पर्क था जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को मिलना था, लेकिन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होना था। लेकिन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की जो हमने कंडीशंस करी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये भी कहा था कि प्रैक्टिकली आजकल अगर उस कंडीशन को देखें, वो बहुत सालों पुरानी कंडीशंस हैं, तो सभी एम्प्लॉयज़ एक तरह से स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मोटर कार के वैल्यूएशन की। तो इसके लिए मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की अपनी है या फिर उसने किराए पर ले रखी है, ठीक है। फिर उसको यूज़ के हिसाब से इन दोनों को फिर से दो भागों में बांट दिया कि अगर एम्प्लॉयर की अपनी गाड़ी है और वो ऑफिशियल यूज़ के लिए उसका एम्प्लॉय उसे यूज़ कर रहा है, तो उसकी वैल्यूएशन नील हो जाएगी क्योंकि ऑफिस पर्पसेस के लिए वो कार यूज़ हुई है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी है और एम्प्लॉय प्राइवेट यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसमें एक्सपेंसेस, उसका 10% कॉस्ट का डेप्रिसिएशन, और शोफर भी अगर कोई मिला हुआ है तो उसकी सैलरी, ये तीनों खर्चे मिलाकर उस गाड़ी की वैल्यूएशन उसकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी टैक्सेशन पर्पसेस के लिए। फिर बात करते हैं, अगर वो गाड़ी उसने एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर के एम्प्लॉय को दे रखी हो, अगर वही बात आ जाती है ऑफिशियल यूज़ के लिए है बच्चों, तो वो नील हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऑफिशियल यूज़ के लिए है। फिर अगर वो प्राइवेट यूज़ के लिए है गाड़ी, जो किराए पर ली एम्प्लॉयर ने और वो एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दी, और वो पर्सनल यूज़ के लिए करता है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस, जो किराया चार्जेस होंगे, और शॉफर की सैलरी अगर शॉफर भी मिला हुआ है। शॉफर माने ड्राइवर बेटा, ठीक है। अब अगर यही दोनों गाड़ियाँ, चाहे वो मतलब दोनों माने या तो एम्प्लॉयर की अपनी गाड़ी या उसने किराए पर लेकर के एम्प्लॉय को दी है, और एम्प्लॉय उसे पर्टिकुलरली किसी पर्सनल यूज़ के लिए या फिर सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ ना करके दोनों यूज़ के लिए लेता है, मिक्स्ड यूज़, ऑफिशियल प्लस प्राइवेट और पर्सनल, ठीक है। यहाँ पर फिर से दो भागों में ये बढ़ जाता है कि ठीक है, उसने ऑफिशियल यूज़ और प्राइवेट यूज़ दोनों के लिए गाड़ी को लिया, लेकिन एक्सपेंसेस तो वो एम्प्लॉय खुद कर रहा है या फिर एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर कर रहा है, कि वो जो गाड़ी की रनिंग एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो कौन बियर कर रहा है, अगर एम्प्लॉय कर रहा है या एम्प्लॉयर कर रहा है। फिर से ये दो भागों में बढ़ जाता है। अगर वो खर्चे एम्प्लॉय करता है, ठीक है, तो भी गाड़ी दो तरह की हो सकती है, लार्ज कार हो सकती है, स्मॉल कार हो सकती है। अगर एम्प्लॉयर खर्चे बियर कर रहा है तो भी दो तरह की गाड़ियाँ हम लेंगे, लार्ज या स्मॉल। अब मैम लार्ज कार कौन सी, स्मॉल कार कौन सी, तो या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो जो गाड़ी है वो लार्ज है या स्मॉल है, या फिर आपको सीसी दे रखी होगी, क्यूबिक कैपेसिटी होती है गाड़ी की। अगर वो 1.6 लीटर से ज़्यादा है वो लार्ज कार में हम गिनेंगे उसको, अगर उससे कम है तो वो स्मॉल कार हो जाएगी, ठीक है। अगर खर्चे एम्प्लॉयर बियर करता है तो उस, और गाड़ी लार्ज कार है, 1.6 लीटर सीसी से ज़्यादा की वाली गाड़ी है, तो उसकी पर मंथ की वैल्यूएशन 2400 रुपये महीना हो जाएगी, ठीक है। उसे 12 से हम गुना कर लेंगे या जितने टाइम के लिए उसने यूज़ की है, ओके। स्मॉल कार है और एम्प्लॉयर खर्चे बियर कर रहा है तो वो 1800 हो जाएगा। एम्प्लॉय खर्चे बियर कर रहा है तो लार्ज कार है तो 900 उसकी वैल्यूएशन मानेंगे, और स्मॉल कार है तो 600 पर मंथ वैल्यूएशन है ये। जितने टाइम के लिए वो यूज़ कर रहा है एम्प्लॉय इस गाड़ी को, उससे हम उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मंथ नहीं लेना कि कंप्लीट मंथ लेने हैं, 4 महीने 2 दिन 15 दिन 20 दिन वो लिया है तो वो 4 महीने ही गिना जाएगा, ओके। और अगर उसे शॉफर भी मिला हुआ है इस गाड़ी में, किस गाड़ी में, जो वो प्राइवेट और पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिशियल यूज़ के लिए ले रहा है, और गाड़ी लार्ज है या स्मॉल है या खर्चे कोई भी बियर कर रहा है, मतलब चारों केसेस में अगर शॉफर मिला है तो इस वैल्यूएशन में हम 900 और ऐड कर देंगे, माने कि यहाँ क्या हो जाएगा, 3300 पर मंथ, 2700 पर मंथ, 1800 पर मंथ एंड 1500 पर मंथ।
ठीक है, आई थिंक कार का आपको वैल्यूएशन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम अब करते हैं प्रोविडेंट फंड। हाँ बच्चों, प्रोविडेंट फंड ये आपकी बुक में सैलरी का बिफोर रिटायरमेंट का आई थिंक लास्ट टॉपिक है हमारा, तो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड क्या मतलब है? वो फंड जो फ्यूचर के लिए बनाया गया, किस चीज़ में हेल्प करता है? रिटायरमेंट के टाइम या एम्प्लॉय के डेथ के टाइम उसके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने में। रिटायरमेंट के टाइम की अब मेरी जॉब चली जाएगी, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मुझे इतना टाइम, जितना टाइम भी मेरी लाइफ है, मुझे वो टाइम भी तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उन दोनों ही टाइम्स में ये फंड हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये फंड 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? SPF, RPF, UPF एंड PPF। फुल फॉर्म क्या है जी इसकी? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी बॉडीज इस फंड को मेंटेन करती हैं, किस एक्ट के अकॉर्डिंग? EPF एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग। आपकी बुक में भी मेंशन्ड है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1925। ठीक है, इसे गवर्नमेंट बॉडीज़ मेंटेन करती हैं जनरली, तो इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहा गया। दूसरा है RPF, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो है ही, साथ में अगर कोई और फंड भी है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उसे रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड माना जाएगा। जनरली ये शेड्यूल बैंक्स और सेवरल बिजनेस हाउसेस इसको मेंटेन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इसे मेंटेन करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर बारी आती है UPF की, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ना तो ये रिकॉग्नाइज्ड है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, ना ही ये उस एक्ट के अकॉर्डिंग बना है। कौन सा एक्ट? EPF एक्ट 1925। ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड बाय वे ऑफ इनकम टैक्स, बट PF कमिश्नर से रिकॉग्नाइज्ड होता है। ये टोटली अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं है, PF कमिश्नर ने तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इसको मान्यता दे रखी है, लेकिन कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इसे मान्यता नहीं दे रखी होती। ये जनरली प्राइवेट सेक्टर इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या रहेगा? हाँ, चौथा रहता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक ऐसा फंड है जो हम जनरली बैंक्स इसको मेंटेन करते हैं। कोई भी आम आदमी इसका फ़ायदा ले सकता है कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं लगा हुआ, वो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लगा हुआ, उसका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, क्या उसको फ्यूचर के लिए फंड्स नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो उसके प्रोविजंस किए गवर्नमेंट ने कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल दिया। कौन उसके खोल सकता है? कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक जिसे गवर्नमेंट ने इस काम के लिए ऑथराइज कर रखा हो। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये? 1 जुलाई 1968 से ये शुरू किया गया था। सब्सक्रिप्शन, इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी हो सकती है? मिनिमम 500 आपको इसमें एनुअली डालने होते हैं, या फिर 1.5 लाख तक मैक्सिमम डाल सकते हो। इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है? मिनिमम 1 to 12। ठीक है, 12 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट आप इसकी नहीं पे कर सकते। आपको 12वीं इंस्टॉलमेंट के बाद 13th इंस्टॉलमेंट ये अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर अब हम इसमें पेमेंट्स, डिपॉजिट की तो बात कर रहे हैं, विड्रॉल कब हो सकता है? जिस डेट को आप ये अकाउंट खुलवाओगे उसके छठे फाइनेंशियल ईयर के बाद से आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हो। उसकी भी कंडीशंस होती हैं। जनरली क्या रहती है? छठे फाइनेंशियल ईयर के बाद माने 7वें फाइनेंशियल ईयर में, तो 6 साल पहले जो बैलेंस होता है उसका कुछ परसेंटेज आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वो बैंक्स के पास आपको जब ये अकाउंट खुलवाने जाओ तो ये सारी आपको नॉलेज वहाँ पे भी मिल जाती है। तो आप 7वें साल वो पैसा निकलवा सकते हो जो 6 साल पहले उस अकाउंट के बैलेंस में स्टैंड बाय कर रहा था। ठीक है, उसका भी आई थिंक 60% रहता है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसकी बताती रहती है। जैसे बजट आता है हर साल, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बताया जाता है। ठीक है,
क्लोजर कब कर सकते हैं इस अकाउंट का? इस अकाउंट का एक टेन्योर होता है जो कि 15 साल का होता है। उस टेन्योर को बढ़ा सकते हैं हम 5 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए। उस ब्लॉक पीरियड में भी हम विड्रॉल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? साल में एक बार विड्रॉल, तो चाहे वो छठे फाइनेंशियल ईयर के बाद हो या फिर इस एक्सटेंशन पीरियड के दौरान हो, साल में एक ही बार आप विड्रॉल कर सकते हो। इस एक्सटेंशन पीरियड में विड्रॉल कितना रहेगा? जो 15 साल के बाद एक्सटेंशन पीरियड शुरू हुआ, एक्सटेंशन पीरियड के शुरुआत में जो पैसा था उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हो टोटल। ठीक है, और कितना? साल में एक बार। ठीक है, एक ही बार पहले ही साल आपने 60% विड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। या फिर साल में आपने एक बार विड्रॉ कर लिया है, वो 10% या 5% ही था, तो आप उसको दोबारा अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर आप बाकी अमाउंट जो विड्रॉ करना चाहते हो वो अगले साल ही कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें सब्सक्रिप्शन कौन कौन कर सकता है? ये तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ना, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की तो बात ही नहीं, एक व्यक्ति खुद ही इसमें फंड्स अपने पैसे को डाल रहा है। ठीक है, तो उसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आती। एम्प्लॉय डाल रहा है, अपनी सैलरी में से ही डाल रहा होगा, तो इसकी कोई सैलरी में एडिशन की भी बात नहीं आती। इसका जस्ट हम काम क्या करेंगे, डिडक्शन वाला चैप्टर आएगा आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो इसमें जितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे, जितना डिपॉजिट करोगे, ठीक है ना, मैक्सिमम 1.5 लाख तक, वो आपको 80C की डिडक्शन में काम आएगा। इसका इतना ही काम था। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में हम कितनी कितनी सब्सक्रिप्शन इसमें कर सकते हैं? ये तो देखो जी, इनकम टैक्स कमिश्नर ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, तो ये तो 80C में डिडक्शन के लिए अलाउड ही नहीं है। ठीक है, 80C में मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड कितनी है? 1.5 लाख तक की। तो इसे मिला करके या अदर डिडक्शंस को भी काउंट करके वो 1.5 लाख ही हो सकती है। तो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन इसका 1.5 लाख तक का अगर SPF में या RPF में या PPF में कर रखा हो, वो आपको 80C की डिडक्शन में चलेगा। ठीक है, अब इनकम में किस किस को काउंट करना है? देखो, अब SPF में अगर एम्प्लॉय डाल रहा है, वो तो ऑलरेडी उसकी इनकम में शो हो रहा है ना। अब मुझे 100 रुपये की तनख्वाह मिल रही है, उसी में से तो मैं 10 रुपये SPF में डाल रहा हूँगा, है ना। तो यहाँ बात हम करेंगे एम्प्लॉयर्स के शेयर की, कि 10 रुपये मैं तो डाल रही हूँ, मेरा एम्प्लॉयर भी अगर उस फंड में मेरे लिए पैसे डाल रहा है, तो उसके शेयर को क्या करेंगे हम, टैक्सेबल करेंगे या नहीं? तो SPF का ऐसा कोई पैसा जो एम्प्लॉयर डाल रहा है या उसके शेयर पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, वो मेरी सैलरी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो सैलरी में ऐड भी नहीं होगा और उस पर टैक्स भी नहीं मिलेगा, लगेगा जब वो मिलेगा मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं RPF की। RPF में अगर आपका एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है, वो आपकी सैलरी के 12% से कम है और उस पे मिलने वाला ब्याज 9.5% से कम है, तो वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। मैंने यहाँ लिखा इन एक्सेस ऑफ। अगर वो 12% से ज़्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, और उस पर मिलने वाला ब्याज 9.5% से ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वाली जो अमाउंट है 12 से ऊपर, 9.5 से ऊपर, वो ऐड करेंगे हम सैलरी में। ठीक है, अब सैलरी का पोर्शन क्या रहेगा? सैलरी यहाँ पर वही है जो HRA में थी, बेसिक, DP या फिर DA अगर वो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, और फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये हमने HRA में भी किया था, सेम एज HRA कंपोनेंट रहेगा सैलरी का यहाँ पर। अब UPF का कोई एम्प्लॉयर का शेयर सैलरी में ऐड नहीं करना है। ठीक है, फिर टैक्सेबिलिटी, जब रिटायरमेंट के टाइम या जॉब छोड़ने के टाइम जब हमें ये पैसा मिलता है, तो ये टैक्सेबल होगा क्या? SPF टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, और RPF, इसे भी हमने टैक्सेबल नहीं करना, जो पैसा मिलेगा सब टैक्स फ्री मिलेगा। अब बात आती है UPF की। एम्प्लॉयर का शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट सैलरी में हम ऐड करके दिखाएंगे रिटायरमेंट के टाइम। अगर UPF से पैसा मिलता है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर का शेयर हमने इनकम में ऐड नहीं किया था ना, लेकिन जब वो इकट्ठा मिलेगा ना रिटायरमेंट के टाइम, तब हमें सैलरी में ऐड करना है बेटा। ठीक है, और अगर उस पर एम्प्लॉय के शेयर पे ब्याज मिलता है,
एम्प्लॉय का शेयर तो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी इनकम में से ही तो दे रहा है, उस पर तो ऑलरेडी टैक्स लग ही रहा है। तो जब उसके शेयर पर इंटरेस्ट मिलेगा, लमसम जब अमाउंट उसे मिल रही है और उसके अपने डिपॉजिट पर जब इंटरेस्ट भी तो उसे मिलेगा ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हमारा हेड है उसमें टैक्सेबल होगा, वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये दोनों कहीं भी टैक्सेबल नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉयर का शेयर और उस पर लगने वाला ब्याज सैलरी में ऐड करना है। एम्प्लॉय के शेयर पर मिलने वाला ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है। अब हम इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स करेंगे, जो सैलरी का ही पार्ट है, कि रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उसको हमने कैसे टैक्सेबिलिटी शो करनी है सैलरी हेड में। आई होप यहाँ तक आपको सैलरी चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हैव अ गुड डे।